गुड मॉर्निंग दोस्त। सृजन क्लासेस में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। और आपको याद होना चाहिए कि केमिस्ट्री में हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर पढ़ रहे हैं और उसमें हम सेल की चर्चा कर रहे हैं। तो सेल में शुष्क सेल का वर्णन कर रहे थे, जिसमें हम बनावट की जानकारी आपको दे दिए थे। तो आइए उसके अंदर होने वाले अभिक्रिया पर चर्चा करेंगे। तो इसको जानने के पहले एक छोटी सा कंसेप्ट देखें। आइए देखिए, थोड़ा सा देखें। नोट में पॉजिटिव आना मतलब इलेक्ट्रॉन का लॉस करना। पॉजिटिव आना मतलब इलेक्ट्रॉन का लॉस करना। अगर मतलब किसी तत्व पे ऊपर, किसी पदार्थ के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसका मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन का लॉस करना। और आपको याद होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन का लॉस करने की क्रिया एनोड प्लेट पर संपन्न होती है। यदि रिएक्शन समझाते समय अगर हम बोले कि देख बाबू, इस रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, मतलब यह रिएक्शन कहाँ संपन्न होगा, तो एनोड पर। अगर रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन लॉस करने का आभास हो तो वह रिएक्शन एनोड प्लेट पर संपन्न होती है। अगर रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन गेन करने का आभास हो तो वह रिएक्शन कैथोड प्लेट पर संपन्न होती है। तो पॉजिटिव आना मतलब इलेक्ट्रॉन का लॉस करना होता है। पॉजिटिव हटना मतलब इलेक्ट्रॉन का गेन करना होता है। इलेक्ट्रॉन का गेन करना। आइए, नेगेटिव आना मतलब इलेक्ट्रॉन का गेन करना। इलेक्ट्रॉन का गेन करना। अगला पॉइंट, नेगेटिव हटना मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन का लॉस करना है। 4 पॉइंट रिएक्शन समझाते समय बार बार आएगा। अगर किसी तत्व के ऊपर पॉजिटिव आया, माने प्लस आया, मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन का लॉस करना। प्लस हट गया मतलब इलेक्ट्रॉन का गेन करना। माइनस आया मतलब इलेक्ट्रॉन का गेन करना। माइनस हटा मतलब इलेक्ट्रॉन का लॉस करना। ये 4 बात याद करिएगा। किसी एलिमेंट के ऊपर प्लस आना मतलब वहाँ पर इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। प्लस हट गया मतलब इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है। माइनस आया मतलब इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है। माइनस हटा मतलब इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। लॉस करने की क्रिया एनोड प्लेट पर संपन्न होती है और गेन करने की क्रिया कैथोड प्लेट पर संपन्न होती है। अगर किसी रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन गेन करने का आभास हो रहा है तो वह रिएक्शन कैथोड प्लेट पर संपन्न होती है। अगर किसी रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन लॉस करने का आभास हो रहा है तो वह रिएक्शन एनोड प्लेट पर संपन्न होती है। तो आइए और आगे समझिए। 5वां, ON। ON का मतलब होता है ऑक्सीडेशन नंबर। तो ON में माने ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि होना ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाता है। ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि होना ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाता है, जिसको शॉर्ट में OR, माने OR का मतलब ऑक्सीडेशन रिएक्शन। आगे, ऑक्सीडेशन नंबर में कमी होना रिडक्शन रिएक्शन कहलाता है, इसको शॉर्ट में RR कहते हैं।
OR का मतलब ऑक्सीडेशन रिएक्शन, RR का मतलब रिडक्शन रिएक्शन, ON का मतलब हो गया ऑक्सीडेशन नंबर। चौथी छठी पॉइंट 7वीं पॉइंट समझिए। जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन दोनों क्रिया साथ साथ होती है उसे रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। याद हो गया। यहाँ पर ON का मतलब ऑक्सीडेशन रिएक्शन, OR का मतलब ऑक्सीडेशन रिएक्शन, RR का मतलब रिडक्शन रिएक्शन, ON का मतलब ऑक्सीडेशन नंबर। जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन दोनों क्रिया साथ साथ होती है उसको रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो इतनी बात आपको याद रखना है। तो आइए हम लोग शुष्क सेल के अंदर होने वाले अभिक्रिया पर हम वर्णन करते हैं। तो हाँ भाई देखिए, शुष्क सेल के अंदर होने वाले रासायनिक अभिक्रियाओं का वर्णन करें। तो हर सेल के अंदर 2 प्लेट होता है, एक एनोड और एक कैथोड। तो शुष्क सेल के अंदर होने वाले रासायनिक अभिक्रियाओं के वर्णन करना माने एक्सप्लेन करना। तो आइए इसका आंसर लिखते हैं बउआ। शुष्क सेल के अंदर होने वाले रासायनिक अभिक्रियाओं का वर्णन इस प्रकार किया जाता है। अब आइए शुष्क सेल के अंदर होने वाले रासायनिक अभिक्रियाओं का वर्णन इस प्रकार किया जाता है। ये पहले बताओ, एनोड प्लेट पर दिखाएंगे। एनोड प्लेट पर याद करो, शुष्क सेल के अंदर जिंक धातु एनोड प्लेट का कार्य करता है। याद होगा, हम आपको बनावट बनाओगे। शुष्क सेल में एनोड का काम कौन करता है? जिंक धातु। अब आपको याद होना चाहिए, जिंक धातु के लास्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। तो जब जिंक को जिंक आयन में कन्वर्ट करेंगे तो इस पर के चार्ज 2 चार्ज। अब बता, इसको बैलेंस करना है तो 2+2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया है, मतलब एकरा में 2 इलेक्ट्रॉन इससे कम है, इसका मतलब इधर 2 इलेक्ट्रॉन को जोड़ देंगे। आइए बाबू, तो एनोड प्लेट पर होने वाला रिएक्शन कौन हो गया बोलिए? Zn एरो Zn+2 अब याद करो, इस पर कोई चार्ज नहीं है, यहाँ चार्ज आया प्लस। तो प्लस आना माने इलेक्ट्रॉन का लॉस करना, और लॉस करने की क्रिया कौन प्लेट पर? एनोड पर। मतलब इस रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन लॉस करने की प्रवृत्ति हो रहा है, यानी ये रिएक्शन कहाँ संपन्न होगा? एनोड पर। अगर कोई आपसे पूछ दे कि शुष्क सेल के अंदर एनोड प्लेट पर होने वाले अभिक्रिया को बताएं, तो क्या बताएंगे? Zn एरो Zn+2 मतलब ये रिएक्शन कहाँ संपन्न होगा? एनोड पर। कोई दिक्कत है मेरे भाई? अगर कोई पूछ दे कि शुष्क सेल के अंदर एनोड प्लेट पर होने वाले अभिक्रिया को बताइए, तो क्या बताइएगा? Zn एरो Zn+2 कोई दिक्कत? अब आगे हम बढ़ते हैं बुआ। अब आइए कैथोड पर, इसको रिएक्शन नंबर 1 मान लो। अब आइए कैथोड प्लेट,
कैथोड प्लेट पर। आई एक बात हमको समझाओ पहले बढ़िया से। जो बताए थे कि शुष्क सेल के अंदर ग्रेफाइट का छड़ होता है जो मैग्नीज डाइऑक्साइड और कार्बन के चूर्ण से घिरा रहता है। यानी बता इसके अगल बगल में मुख्य रूप से मैग्नीज डाइऑक्साइड और समझिए नौसाद बता इसमें पेस्ट नौसादर का होता है। तो जब कार्य करेगा शुष्क सेल कार्य करेगा तो नौसादर आयन में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो एक होगा NH4 और Cl। तो Cl पर नेगेटिव, एकरा पर क्या हो गया पॉजिटिव। इसको कहेंगे अमोनियम आयन और इसको कहेंगे क्लोरीन आयन। ये हो गया अमोनियम आयन और ये हो गया क्लोरीन आयन। क्लोरीन आयन गैस के रूप में बदल करके शुष्क सेल से बाहर निकल जाता है। आप याद करिएगा, शुष्क सेल के अंदर शुष्क सेल से निकलने वाली कौन सी गैस होता है, तो क्लोरीन गैस होता है, क्लोरीन गैस। तो अब आइए नौसादर जब सेल कार्य करता है तो नौसादर दो आयन में टूट जाएगा, एगो अमोनियम आयन एगो क्लोरीन आयन। क्लोरीन आयन गैस बन करके सेल से बाहर निकल जाता है तो बचा कुछ अमोनियम आयन। यही अमोनियम आयन मैग्नीज डाइऑक्साइड से क्या करता है, अभी क्रिया करता है। तो आइए देखो मेरे बाबू, कैथोड प्लेट पर होने वाला रिएक्शन मैग्नीज डाइऑक्साइड प्लस NH4 पॉजिटिव। चलो ये दोनों ये रिएक्शन करेगा। बढ़िया से समझो पहले, बढ़िया से एकदम ध्यान से समझना आपको बउआ। चलिए सबसे पहले NH4 है तो NH4 टूटेगा NH3 में। सुनो बढ़िया से, रफ में आओ पहले बउआ विद्यार्थी जी आओ। NH4 है तो NH4 जब टूटता है तो NH3 प्लस H में। जब अमोनियम टूटता है तो कुछ में NH3 प्लस H में। तो अब बताओ मेरे भाई विद्यार्थी जी, यहाँ से दो भाग निकलेगा NH3 प्लस H। फिर याद करो NH4 टूटा कोची में, NH3 में और H में। यहाँ से एक भाग निकल गया NH3। अब बताओ बाबू, हाइड्रोजन पर पॉजिटिव होता है और ऑक्सीजन पर नेगेटिव होता है। ते हाइड्रोजन ऑक्सीजन के कुछ भाग से अभी क्रिया करेगा। तो बता बाबू, जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अभी क्रिया करेगा तो बनाएगा H2O। अब चलिए यहाँ बचा कोची मैग्नीज और कुछ भाग में ऑक्सीजन। तो मैग्नीज की संयोजकता 3, ऑक्सीजन की संयोजकता 2। ये अभी क्रिया करेगा तो बनाएगा MnO2O3। बढ़िया से फिर समझो, NH4 टूटा कोची में NH3 और H में, NH3 बाहर हो गया। अब बताओ हाइड्रोजन पर पॉजिटिव ऑक्सीजन पर नेगेटिव। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के कुछ भाग से अभी क्रिया करेगा तो बनाएगा H2O। अब बच गया मैग्नीज और कुछ भाग में ऑक्सीजन। तो मैग्नीज की संयोजकता 3, ऑक्सीजन की संयोजकता 2। ये देगा इसको, ये देगा इसको, तो बनाएगा MnO2O3। MnO2O3 यानी यहाँ पर कुछ बन गया MnO2O3। बता बाबू, MnO2 NH4 से भी क्रिया करेगा तो NH3 H2O MnO2O3 बनाएगा। आइए हम इसको लिखते हैं। देखो दोस्त, तो अब क्या हुआ बाबू, कैथोड प्लेट पर होने वाला अभिक्रिया देखिए कैसे कैसे क्या आया। MnO2 प्लस NH4 पॉजिटिव, याद करके बताओ। पहले क्या निकला NH3, फिर क्या निकला H2O, फिर क्या निकला MnO2O3। अब बैलेंस करना है दोस्त। बताओ मेरे बैलेंस करने का तरीका। हाइड्रोजन ये के गो 3 गो है तो एक बैलेंस करने का एक तरीका है कि जो विषम है उसको सम बना दीजिए। एक तरीका, सगुण नहीं, कहीं कहीं पर।
तो हाइड्रोजन के वो 3 गो है, तो 3 तो विषम है, तो सम बनाने के लिए इसको आप 2 से गुना कर दीजिए। ऐसा करने से हाइड्रोजन 6 गो, तो नाइट्रोजन के वो 2 गो, तो यहाँ नाइट्रोजन 2 गो, यहाँ नाइट्रोजन के वो 1 गो, यानी यहाँ पर 2 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। अब बताओ यहाँ Mn 2 गो, यहाँ Mn के गो 1 गो, तो यहाँ 2 से गुना करेंगे। अब बैलेंस कर लीजिए, Mn 2 गो, Mn 2 गो, नाइट्रोजन 2 गो, नाइट्रोजन 2 गो, हाइड्रोजन 4 दूनी के 8, 3 दूनी 6, 2 8, ऑक्सीजन 2 दूनी 4, 3 1 4। क्लियर हो गया। अब आइए बढ़िया से समझिए, यहाँ पर कौन चार्ज था, प्लस। कौन चार्ज है, प्लस। देखिए तो इधर कोई चार्ज नहीं ना बाबू, यहाँ प्लस है, यहाँ कोई नहीं है, यानी प्लस हट गया। यहाँ कौन चार्ज है, प्लस। देख तो राइट और कोई है चार्ज है, यानी प्लस हट गया। तो प्लस हटना मतलब इलेक्ट्रॉन का गेन करना, मतलब इस रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन गेन करने की आभास हो रहा है, यानी ये रिएक्शन कहाँ संपन्न हो जाए, कैथोड पर। याद हुआ मेरे बाबू। यानी देख बाबू यहाँ कौन चार्ज है, प्लस। इधर कोई चार्ज है, देख तो, यानी प्लस हट गया। तो प्लस हटना मैंने इलेक्ट्रॉन का गेन करना, मैंने इस रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन गेन करने की आभास हो रहा है। तो ये रिएक्शन कहाँ संपन्न होगा, कैथोड पर। तो देखिए रिएक्शन हम कैथोड पर दिखाएं, कोई दिक्कत। अब आगे बढ़िए विद्यार्थी जी, ये प्लस का मतलब होता है लॉस करना। तो के प्लस है तो 1 प्लस, मैंने एगो अणु एगो लॉस किया है, यहाँ अणु के एगो 2 गो है, मैंने प्लस मैंने एगो इलेक्ट्रॉन लॉस किया है। तो 1 अणु एगो लॉस करेगा तो 2 अणु 2 गो, मतलब क्या हो गया कि 2 को क्या कर दिया, लॉस, यानी ये लेफ्ट और 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया है, मतलब इधर से इधर 2 इलेक्ट्रॉन कम है। तो चाहे इधर 2 को जोड़ दीजिए, चाहे इधर 2 को हटा दीजिए। आइए देखिए बाबा, तो यहाँ क्या होगा दोस्त, -2e, -2e। आइए अब चलिए बताओ अब ए रिएक्शन कहाँ संपन्न होगा, एनोड पर। ए रिएक्शन कहाँ संपन्न होगा, कैथोड पर। अगर आपसे कोई पूछ दे कि शुष्क सेल के अंदर एनोड प्लेट पर होने वाले अभिक्रिया को लिखें, तो आंसर होना चाहिए Zn एरो Zn + 2e। अगर कोई पूछ दे कि कैथोड प्लेट पर होने वाले अभिक्रिया को लिखें, तो आंसर होना चाहिए MnO2 प्लस NH4 पॉजिटिव, एरो का चिन्ह NH3 प्लस H2O प्लस Mn2O3 -2e। बैलेंस कर दो, मतलब क्या हो गया, ये रिएक्शन कहाँ संपन्न, एनोड पर, ये रिएक्शन कहाँ हो गया, कैथोड पर। अगर दोनों को हम जोड़ देंगे, ये दोनों को जोड़ देंगे तो रिएक्शन कहाँ हो जाएगा, शुष्क सेल में। अगर एनोड पर बोलेगा तो बताना है, कैथोड पर बोलेगा तो बताना है, शुष्क सेल के अंदर बोलेगा तो दोनों को जोड़ देना है, दोनों को जोड़ देना। आइए जोड़ रहे हैं, ऐड करने पर मैंने जोड़ने पर, तो बायां में बायां और दायां में दायां जोड़ते हैं भगवान। ई जोड़ ई Zn प्लस 2MnO2 प्लस 2NH4, एरो का चिन्ह दीजिए इधर राइट, और ई जोड़ ई Zn प्लस लेफ्ट में लेफ्ट जोड़ दिया, राइट में राइट जोड़, ई जोड़िए प्लस चलो बाबू देख तो, ई प्लस 2 इलेक्ट्रॉन है, ई -2 इलेक्ट्रॉन, ये आपका क्या हो गया, कट गया। अब कटने के बाद क्या बचा देखिए, इसलिए पहले इतना बढ़िया से समझ लो बाबू, उसके बाद हम मिटाएंगे, देख लीजिए बढ़िया से। चलिए बढ़िया से अब आगे बढ़ते हैं दोस्त, ऊपर मिटाते हैं हम।
इसलिए Zn प्लस 2MnO2 प्लस 2NH4 पॉजिटिव एरो का चिन्ह Zn प्लस 2NH3 प्लस H2 प्लस MnO2O3। चलिए ए नीचे मिटाते हैं बुआ। चलिए देखिए बउआ, कल हम आपको ऑक्सीडेशन रिएक्शन बताए थे, गौर किया जाए। एक जिंक के साथ कोई नहीं है, माने अकेले है, यानी जिंक फ्री स्टेट में है, तो फ्री स्टेट में सभी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर 0, यानी यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर 0। अब बताइए आवेश युक्त पदार्थ का ऑक्सीडेशन नंबर उस पर उपस्थित चार्ज के बराबर होता है। चलिए यहाँ इधर आइए, राइट और आइए, यहाँ आवेश कितना +2 और यहाँ पर जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर +2, यहाँ पर जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर 0, यहाँ पर जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर +2। अब आइए ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? -2। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2। आइए यहाँ बताओ, तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2, तो एक आइटम का -2, तो यहाँ आइटम 2 गो है, तो बताओ बाबू ऑक्सीजन के एक आइटम का ऑक्सीडेशन नंबर -2, तो 2 आइटम का यहाँ 2 से गुना कर देना है। अब आइए तो -2 में 2 से गुना करके -4। अब आपको याद होना चाहिए कि किसी कंपाउंड में सभी एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर का योग 0 होता है। तो याद करो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2, यानी एक आइटम का -2, तो 2 आइटम का, तो -2 गुने 2 बराबर -4, यानी बताओ नेगेटिव में -4। अब याद करो कि ये मैग्नीज का हम कितना दे दें कि जोड़ने पर 0, तो यहाँ पर आपको देना पड़ेगा 4 +4, जोड़ लीजिए, देख लीजिए +4 अब -4, 0 हो गया। अब आइए मैग्नीज से रिलेटेड इधर आइए, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर बोलो -2, अब -2 में कितना से गुना? 3 से, तो 3 से गुना कर दे तब -6, तो नेगेटिव में -6, तो यहाँ होना चाहिए +6, तब ना 0, -6 में +6 जोड़ दे 0, तो बताओ -2 × 3 तो -6, तो यहाँ होना चाहिए +6, तो +6 के आइटम के लिए, 2 आइटम के लिए, तो 2 आइटम के लिए +6, तो एक आइटम के लिए +3, यानी आप यहाँ पर लिखेंगे +3 × 2, जोड़ के देख लीजिए, +3 में 2 से गुना तो 6, -2 में 3 से गुना जोड़िए तो 0 हो जाएगा। अब आइए विद्यार्थी जी, अब आओ बाबू, यहाँ पर बताओ जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, यहाँ पर जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, यहाँ पर जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर 0, यहाँ पर जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर +2, यानी 0 से हो गया +2, घाटा की बढ़ा, 0 से 2 होना माने बढ़ा, तो ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि होना ऑक्सीडेशन रिएक्शन, मतलब जिंक धातु को जिंक आयन में बदलना, जिंक धातु को जिंक आयन में बदलना ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाता। आइए ये कौन रिएक्शन हुआ बाबू? ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। फिर समझो, यहाँ जिंक धातु का 0, यहाँ जिंक धातु का 2, 0 से 2 हुआ, बढ़ा, तो कौन सा रिएक्शन? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब यहाँ आइए, चलिए यहाँ पर Mn का ऑक्सीडेशन नंबर 4, यहाँ पर Mn का ऑक्सीडेशन नंबर, Mn माने एक Mn का, तो यहाँ पर मैग्नीज, Mn माने मैग्नीज, मैग्नीज के एक आइटम का ऑक्सीडेशन नंबर 4, यहाँ पर मैग्नीज के एक ऑक्सीडेशन नंबर +3, तो 4 से +3 हुआ, घटा, तो कौन सा रिएक्शन हुआ? रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन हो गया। अगर एग्जाम में आ जाए कि शुष्क सेल के अंदर होने वाले रासायनिक अभिक्रियाओं का वर्णन करें, तो शुष्क सेल के अंदर होने वाले रासायनिक अभिक्रिया का वर्णन इस प्रकार किया गया है, लिखेंगे ये नोट प्लेट पर जो रिएक्शन लिखे उसको लिख देना है, रिएक्शन नंबर फर्स्ट। कैथोड प्लेट पर जो रिएक्शन लिखे उसको लिख देना है, रिएक्शन नंबर सेकेंड, फिर दोनों को जोड़ देना है और जोड़ करके यहाँ तक ले आना है। ये आपका हो गया रिएक्शन हो गया।
कोई दिक्कत बाबू? अब यहीं पर क्वेश्चन है वो आएगा इसी से। वो क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। यहाँ पर 2 नंबर के आ गए बाबू, 2 नंबर क्वेश्चन। शुष्क सेल, शुष्क सेल के अंदर होने वाले रेडॉक्स अभिक्रिया को लिखे। शुष्क सेल के अंदर, शुष्क सेल के अंदर होने वाले रेडॉक्स अभिक्रिया को लिखे। का मतलब क्या हो गया कि शुष्क सेल के अंदर होने वाले ऐसे अभिक्रिया को लिखे जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों क्रिया होती है। तो देखिए ये रिएक्शन, देखिए एक और कीजिए, एकरा में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। कुछ नहीं करना है, इसका आंसर में खाली इसको उतार देना है। क्या आंसर इसका होगा बाबू? यही बात को हूबहू उतार देना है बाबू। Zn प्लस 2MnO2 प्लस 2NH4 पॉजिटिव आयरो Zn प्लस 2NH3 प्लस H2O प्लस चलिए बाबू, क्या शुष्क सेल के अंदर होने वाले रेडॉक्स अभिक्रिया को लिखे तो आंख मूंद कर यही उतार देना है। यहाँ पर 0, यहाँ पर +2 हुआ बाबू, +2। अब आइए यहाँ पर -2 × 2, ये हो गया +4। यहाँ पर आइए -2 × 3, यहाँ पर लिखेंगे +2 × 2 हो गया। अब आइए बाबू, विद्यार्थी जब आंख मूंद कर यही उतारे वाला, यहाँ से यहाँ तक आ गया आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ई हो गया आपका रिडक्शन रिएक्शन, माने आना, यानी आजा शुष्क सेल के अंदर होने वाले रेडॉक्स अभिक्रिया को लिखे तो खाली इस रिएक्शन को आपको लिख देना है। शुष्क सेल के अंदर होने वाले शुष्क सेल के अंदर होने वाले रासायनिक अभिक्रिया का वर्णन करना है। तो उसके पहले तो बताए थे कहाँ से, एनोड प्लेट पर, कैथोड प्लेट पर, दोनों को जोड़ करके यहाँ तक पहुँच जाना है। कोई दिक्कत? हमारी तरफ से शुष्क सेल खत्म होता है। अब आइए हम अगले बातों पर विचार करते हैं, मैंने अगले सेल पर चर्चा करते हैं। चलिए बाबू, तो अगला सेल आइए, मरकरी। मरकरी सेल, मरकरी सेल के बारे में समझिए। तो पहले इससे रिलेटेड मेन पॉइंट्स, मतलब इसकी मुख्य बातें, पहले मुख्य बातें पर गौर करते हैं जो आपको ऑब्जेक्टिव में काम आएगा। मेन पॉइंट्स, प्रमुख बातें। चलिए, आपको याद किए होंगे कि मरकरी सेल एक प्रकार के प्राथमिक सेल है, यानी जो प्राथमिक सेल का गुण होगा वही गुण मरकरी सेल का होगा। तो याद किया जाए कि प्राथमिक सेल को पुनः चार्ज नहीं किया जा सकता है, मतलब मरकरी सेल को भी पुनः चार्ज नहीं किया जा सकता। प्राथमिक सेल के अंदर अनुत्कर्णीय अभिक्रिया संपन्न होती है, यानी मरकरी सेल में भी अनुत्कर्णीय अभिक्रिया संपन्न होती है। प्राथमिक सेल में रेडॉक्स अभिक्रिया केवल एक बार होता है, तो मरकरी सेल में भी रेडॉक्स अभिक्रिया केवल एक बार होता है। यानी जो प्राथमिक सेल में है वही गुण मरकरी सेल में है। तो पहला मेन पॉइंट कि मरकरी सेल एक प्रकार के प्राथमिक सेल होता है। दूसरा पॉइंट, मरकरी सेल को पुनः चार्ज नहीं किया जा सकता है। क्या हो, क्योंकि मरकरी सेल एक प्रकार के प्राथमिक सेल है। तीसरा पॉइंट, मरकरी सेल में अनुत्कर्णीय अभिक्रिया संपन्न होती है। चौथा पॉइंट, मरकरी सेल में रेडॉक्स अभिक्रिया केवल एक बार संपन्न होती है। याद हुआ बाबू? शुरू से आइए, मरकरी सेल प्राथमिक सेल का उदाहरण है या एक प्रकार के प्राथमिक सेल है। दूसरा पॉइंट, मरकरी सेल
को पुनः चार्ज नहीं किया जा सकता है। तीसरा पॉइंट, मरकरी सेल के अंदर अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया संपन्न होती है। चौथा पॉइंट, मरकरी सेल में रेडॉक्स अभिक्रिया केवल एक बार होती है। अब चलिए लिखते हैं बाबू, मरकरी सेल एक प्रकार का प्राथमिक सेल है। अगला, मरकरी सेल को पुनः चार्ज नहीं किया जा सकता है। अगला पॉइंट, मरकरी सेल के अंदर अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया संपन्न होती है। अगला पॉइंट बाबू, इसमें माने मरकरी सेल में, इसमें रेडॉक्स अभिक्रिया केवल एक बार संपन्न होती है। मतलब कि जो प्राथमिक सेल का गुण है वही मरकरी सेल का होगा। आगे देखते हैं, मरकरी सेल में जिंक धातु एनोड का और मरकरी ऑक्साइड कैथोड का कार्य करता है। ये पॉइंट आपको याद करने की आवश्यकता है बाबू कि मरकरी सेल में एनोड का कार्य कौन करता, तो जिंक धातु। कैथोड का कार्य करता कौन, तो मरकरी ऑक्साइड, जिसका सूत्र होगा HgO। याद रखना है, मरकरी सेल कैसा सेल है, तो प्राथमिक सेल है। मरकरी सेल के अंदर कौन सी अभिक्रिया होता है, तो अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होता है। मरकरी सेल में रेडॉक्स अभिक्रिया कितने बार संपन्न होता है, तो केवल एक बार संपन्न होता है। मरकरी सेल को चार्ज किया जा सकता है कि नहीं, तो आंसर नहीं होगा। मरकरी सेल में एनोड का कार्य कौन करता है, तो जिंक धातु। कैथोड का कार्य करता है तो मरकरी ऑक्साइड, जिसका सूत्र होता है HgO। चलिए और इससे रिलेटेड के बारे में बताते हैं दोस्त। मरकरी 5वां पॉइंट हुआ। अब आइए, इस सेल की कार्य क्रिया होने से, यानी इस सेल की क्रिया होने से, या लिख सकते हैं कि मरकरी सेल का कार्य क्रिया होने से, या मरकरी सेल के क्रिया में आयन के सांद्रण में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो बात को समझे, माने घड़ी जो हाथ के घड़ी जो है बाबू, उसके अंदर जो बैटरी होता है वही मरकरी सेल है। तो उसको बढ़िया समझो, हाथ के घड़ी में
जो हाथ का घड़ी होता है उसके अंदर जो बैटरी होता है वो मरकरी सेल होता है। तो उसको घड़ी में यूज करने के पहले तौल लीजिए, मान ले कि 10 ग्राम है, और उसको यूज करने के बाद माने उसको 6 महीने के बाद फिर निकाल कर देखो तो उसकी वजन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो क्या लिखेंगे कि सेल के कार्य क्रिया में, इस सेल के क्रिया में किसी आयन के सांद्रण में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मरकरी सेल के क्रिया में किसी आयन के सांद्रण में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आपका ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि ऐसे सेल का नाम बताओ जिसको क्रिया कार्य, जिसको संपन्न होने में, जिसके क्रिया में, जिसके प्रोसेस में, जिसके कार्य विधि में किसी आयन में कोई परिवर्तन। फिर एक बार सुनो, उस सेल का नाम बताओ जिसके क्रिया में, जिसके कार्य क्रिया में, जिसके कार्य विधि में किसी आयन के सांद्रण में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो उसका नाम है मरकरी सेल। यानी क्या लिखेंगे कि मरकरी सेल के क्रिया में किसी आयन के सांद्रण में कोई परिवर्तन नहीं होता है। दूसरी पॉइंट सुनो, इस सेल का विभव पूरे जीवन काल में हमेशा स्थिर होता है, हमेशा कांस्टेंट होता है। कोई पूछेगा कि उस सेल का नाम बताओ जिसके पूरे जीवन काल में, पूरे समय में उसके विभव में कोई परिवर्तन नहीं होता है, मतलब कांस्टेंट होता है, तो उसका नाम है मरकरी सेल। दो बात याद करो, इस सेल के क्रिया में किसी आयन के सांद्रण में कोई परिवर्तन नहीं होता है। दूसरा, मरकरी सेल का विभव पूरे जीवन काल में, पूरे समय में, पूरे कार्य में हमेशा स्थिर होता है, हमेशा कांस्टेंट होता है, जो कितना के बराबर 1.35 वोल्ट के बराबर होता है। लिखते हैं छठा पॉइंट बाबू, इस सेल के क्रिया में, इस सेल के क्रिया में किसी आयन के सांद्रण में कोई परिवर्तन नहीं होता है। सातवां पॉइंट, मरकरी सेल का विभव बाबू सातवां पॉइंट देखिए, मरकरी सेल का विभव पूरे जीवन काल में हमेशा स्थिर होता, मतलब नियत होता, जो 1.35 वोल्ट के बराबर होता है। आठवां पॉइंट, मरकरी सेल का प्रयोग लघु विद्युतीय परिपथ
लघु विद्युतीय परिपथ जैसे श्रवण यंत्र, घड़ी और कैमरा में किया जाता है। चलिए इतनी बात आपको याद करना है बाबू। एक बार और रिपीटेशन करो। मरकरी सेल कैसा सेल होता है? तो प्राथमिक सेल होता है। मरकरी सेल के अंदर कौन सा अभिक्रिया? तो अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होता है। मरकरी सेल में रेडॉक्स अभिक्रिया कितने बार? तो केवल एक बार होता है। मरकरी सेल में एनोड का कार्य कौन करता है? तो जिंक धातु। कैथोड का कार्य करता है तो मरकरी ऑक्साइड। फिर बोलेगा ऐसे सेल का नाम बताओ जिसके क्रिया में किसी आयन के सांद्रण में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो उसका आंसर होना चाहिए मरकरी सेल। या फिर पूछेगा ऐसे सेल का नाम बताओ जिसका विभव पूरे जीवन काल में हमेशा स्थिर होता है, तो उसका नाम है मरकरी सेल। मरकरी सेल का विभव कितना होता है? तो 1.35 वोल्ट। मरकरी सेल का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो लघु विद्युतीय परिपथ में, मतलब श्रवण यंत्र में, घड़ी में और कैमरा में किया जाता है। कैमरा में कौन सा सेल होता है? तो मरकरी सेल। घड़ी में कौन होता है? तो मरकरी सेल। श्रवण यंत्र में कौन होता है? तो मरकरी सेल। इतना प्रमुख बात याद रखिएगा ताकि आपको ऑब्जेक्टिव बनाने में, इससे अगर रिलेटेड ऑब्जेक्टिव आए तो आप इसको बना सकते हैं। अब इसकी बनावट और होने वाले अभिक्रिया का चर्चा कल करेंगे। इस क्लास को समाप्त नहीं करते।